एक खतरनाक आइसिस, एक न्यूक्लियर वार, एआई का अटैक या फिर स्पेस से आता हुआ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड। बस एक गलती या बुरी किस्मत और इंसानियत इस ब्रह्मांड से पूरी तरह गायब। पर जब इंसानियत के ख़त्म होने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? और ये जो हम समय समय पर धरती पर अजीब यूएफओ फुटेज रिकॉर्ड करते हैं, फिजिक्स को तोड़ देने वाली टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं, ये क्या किसी और दुनिया से आए हैं या फिर ये हम ही हैं जो फ्यूचर से अपने अतीत को बचाने के लिए वापस आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार हैं और उनके चारों तरफ अरबों प्लैनेट्स हैं, तो आज तक हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। किसी ने नहीं बोला कि हम भी यहाँ हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल धर्म का नहीं है, साइंस फिक्शन का नहीं है, ये पूरे मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया, सबसे डिबेटेड और वैज्ञानिक रूप से आधारित सवाल है। तो आज हम इसका जवाब देंगे, डाटा से, मैथ से और उन थ्योरीज से जो सच में डर पैदा करती हैं। पहले ये समझो कि हम किससे जूझ रहे हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। ये वो रीजन है जहाँ से बिग बैंग के बाद लाइट हम तक पहुँची है। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल हिस्सा है। असली यूनिवर्स तो इससे बहुत ही बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 1 सेप्टिलियन तारे मौजूद हो सकते हैं। ये पृथ्वी के हर बीच और रेगिस्तान की रेत के एक एक कण से भी ज़्यादा है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और उसके सक्सेसर टेस्ट ने यह कंफर्म किया है कि हर स्टार के पास कम से कम एक प्लैनेट तो जरूर है। सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही अकेले 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक ग्रह मौजूद हो सकते हैं। उनमें 20 से 40 बिलियन रॉकी अर्थ साइज प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हैं, यानी अपने स्टार से इतनी दूरी पर जहां सरफेस पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। 40 बिलियन सिर्फ एक गैलेक्सी में, और ऐसी लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। सिंपल मैथ कहती है कि इतने बड़े कॉस्मिक नंबर में कई सारी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन आज तक हमें आसमान से सिर्फ खामोशी ही मिली है। हजारों रेडियो टेलीस्कोप सालों से सुन रहे हैं, लाखों घंटे की लिसनिंग हो चुकी है, करोड़ों डाटा पॉइंट्स चेक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना कोई पैटर्न, ना कोई मैसेज और ना ही कोई सिविलाइजेशन। आज तक ऐसा कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है जो ये कहे कि हम भी यहाँ मौजूद हैं। और यही है फर्मी पैराडॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। 1950 में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी लॉस अलामोस में लंच कर रहे थे जब उन्होंने अचानक से एक सवाल पूछा, बट वेयर इज एवरीबडी, कि आखिर सब कहाँ है? मिल्की वे लगभग 13.5 बिलियन साल से ज़्यादा पुरानी है और धरती सिर्फ 4.5 बिलियन साल पुरानी है। मतलब हमसे पहले किसी भी सिविलाइजेशन को पनपने के लिए उनके पास अरबों सालों का वक्त था। अगर कोई सिविलाइजेशन सिर्फ लाइट स्पीड के 1% पर भी ट्रैवल करे तो भी पूरी मिल्की वे को कॉलोनाइज करने में सिर्फ 10 मिलियन साल लगेंगे। 10 मिलियन साल सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन गैलेक्सी के उम्र के कंपैरिजन में ये उसके लाइफ स्पैन का 0.1% से भी कम है। अगर सिर्फ एक सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल पहले एक्सपैंड करना शुरू कर देती तो आज उनके साइन हर जगह दिखने चाहिए थे। रेडियो सिग्नल, मेगा स्ट्रक्चर, कुछ तो होना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। पीटर वार्ड और डोनाल्ड ब्राउनी ने सन 2000 में ये आर्गुमेंट किया कि अर्थ जैसी कंडीशन पाना पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन सोचो, आखिर अर्थ के पास ऐसा भी क्या है? एक बड़ा मून जो हमेशा एक्सियल टिल्ट स्टेबलाइज करता है, स्टेबल सीजन देता है, जुपिटर जो आउटर सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल शील्ड की तरह काम करता है और कॉमेट और एस्टेरॉयड को दूसरी तरफ मोड़ता है, डेडली रेडिएशन से बचने के लिए गैलेक्टिक सेंटर से सही दूरी और पानी का लिक्विड फॉर्म में होना जो पिछले 3 बिलियन सालों से अर्थ की सरफेस पर मौजूद है। आर्गुमेंट ये है कि माइक्रोबियल लाइफ पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट लाइफ पूरे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसलिए कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंग और निक बॉर्नस्टोन ने यह आर्गुमेंट किया है कि मंगल ग्रह पर सिंपल लाइफ ढूंढना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। शायद वो वहाँ हैं और हमें देख रहे हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमर जॉन बाल का 1973 का आइडिया ये कहता है कि एडवांस सिविलाइजेशन हम जैसे प्रिमिटिव स्पीसीज को अकेला छोड़ देती हैं। लिमिटेड रिसोर्स वाले यूनिवर्स में जो भी सिविलाइजेशन अपना लोकेशन रिवील करती है वो पोटेंशियल टारगेट बन जाती है। अगर ये सच है तो कॉस्मोस की खामोशी अकेली नहीं है। इंसानियत लगभग 60 सालों से सैटेलाइट के जरिए रेडियो सिग्नल ढूंढ रही है, लेकिन सोचो, हम खुद पिछले कुछ दशकों में पावरफुल रेडियो ब्रॉडकास्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स और डायरेक्टेड सिग्नल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमसे 10 लाख साल आगे की सिविलाइजेशन शायद ऐसे किसी मेथड से कम्युनिकेट करती हो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
हम उस इंसान की तरह हैं जो समुद्र के किनारे खड़ा है और कबूतर ढूंढ रहा है, जबकि असली मटेरियल से बने शिप उसके ऊपर से चुपचाप गुजर रहे हैं। अगर अर्थ के पूरे हिस्ट्री को एक बहुत लंबी फिल्म मानो तो शुरुआत में सिर्फ सिंपल लाइफ दिखती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बीच में कॉम्प्लेक्स जीव आते हैं और इंसान इस पूरी कहानी के बहुत देर से लगभग आखिरी मोमेंट में स्क्रीन पर आता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ, जो अब दूसरे स्टार की परिक्रमा करने वाले प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकता है। ये ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैसेस ढूंढता है जो केमिकल रिएक्शन में बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। 2023 में जेम्स वेब ने एक्सोप्लैनेट K2-18b के एटमॉस्फेयर में डाइमिथिल सल्फाइड के पोटेंशियल सिग्नल को डिटेक्ट किया था। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अर्थ पर सबमरीन माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। इससे ये तो प्रूव हो गया है कि इस तरह की डिटेक्शन अब पॉसिबल हो गई है। मार्स पर कभी लिक्विड वाटर था, ये कंफर्म हो चुका है। एशियन रिवर डेल्टास, लेक बेड्स और ऐसी मिनरल्स जो पानी की मौजूदगी में ही बनते हैं, सब मिल चुके हैं। नासा का परसिवेरेंस रोवर अभी भी मार्स की सरफेस पर एक झील जजेरो क्रेटर में काम कर रहा है और एशियन माइक्रोबियल फॉसिल के लिए रॉक सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन 2030 के लिए प्लान है। अगर मार्स पर कभी भी लाइफ थी या आज भी डीप अंडरग्राउंड में है, तो हम उसका आंसर अगले 20 सालों में पा सकते हैं। जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून एन्सेलेडस इंसानों द्वारा सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा उम्मीद से देखे जाने वाले प्लैनेट्स हैं। दोनों ग्रहों के आइसी सरफेस के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। नासा का यूरोपा कैलिपर मिशन अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। यह 2030 के आसपास यूरोपा पहुंचेगा। अगर यूरोपा या एन्सेलेडस के अंधेरे में प्रेशराइज ओशन में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसका मतलब होगा कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ पोटेंशियली बहुत कॉमन है। अगस्त 1977 को एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग एयर टेलीस्कोप पर एक नैरो बैंड सिग्नल डिटेक्ट किया था, जो इतना रिमार्केबल था कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटआउट पर उसे वाव सर्कल करके लिख दिया था। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला। यह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रांसमिशन की एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा था। यह सिग्नल सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से आ रहा था, लेकिन दर्जनों बार ट्राई करने के बावजूद भी यह आज तक दोबारा डिटेक्ट नहीं हुआ। 2017 में एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला पहला नॉन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया था, जिसे ओमुआमुआ का नाम दिया गया। इसका बिहेवियर काफ़ी अजीब था। शेप अनयूजुअली फ्लैट, इलोंगेटेड और किसी भी नॉन एस्टेरॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग था। लेकिन ये ऑब्जेक्ट अब सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है। इसे दोबारा एग्जामिन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो सीधा फ्यूचर में ले जाता है। एक बार सोचो, अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन होती तो तुम क्या करते? बिटकॉइन खरीदने जाते, जमीन खरीदते या फिर स्टॉक लेते? ये तो बहुत छोटी सोच है। अब सोचो, जब हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बनेंगे जो टाइम को कंट्रोल कर सकती है, तो क्या हम पास में जाकर अपने पूर्वजों को खतरनाक विलुप्त होने वाले इवेंट से नहीं बचाते? क्या हम आइंस्टीन को शुरुआती ब्रह्मांड के सीक्रेट नहीं बताते, ओपनहाइमर को गाइड नहीं करते, या फिर शुरुआत के इंसानों को एस्टेरॉयड के टक्कर से नहीं बचाते? ऑफ कोर्स ये करते। और यही एक थ्योरी कहती है, जो एडवांस लोग समय समय पर धरती पर दिखते हैं, जो यूएफओ फिजिक्स को ब्रेक करते हुए दिखते हैं, वो कोई और नहीं है, वो हम ही हैं। हमारा खुद का फ्यूचर जो अपने पास्ट को बचाने, इम्प्रूव करने के लिए टाइम ट्रैवल करके वापस आता रहता है। तो क्या हम अकेले हैं? साइंस आज जो सबसे ऑनेस्ट जवाब दे सकता है वो ये है कि हमें नहीं पता। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। सैटेलाइट और टेलीस्कोप ने मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा ही स्कैन किया है। खोज अभी शुरू ही हुई है। हमारे टूल्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप, यूरोपा मिशन, नेक्स्ट जेन रेडियो एरेस अब अगले कुछ दशकों में रियल प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर हम ही यूनिवर्स की एकमात्र इंटेलिजेंट आवाज़ हैं, तो हमारी हर गलती, हर एक्सटेंशन लेवल रिस्क, वो पूरे यूनिवर्स में इंटेलिजेंस की एग्जिस्टेंस पर खतरा है। हर जनरेशन ने आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। इंसानी इतिहास के ज़्यादातर हिस्से में हमारे पास सोचने के अलावा कोई टूल नहीं था, लेकिन अब पहली बार हमारे पास टेलीस्कोप है जो लाइट ईयर दूर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। हमारे पास रोवर्स हैं जो एलियन वर्ड्स की चट्टान चेक कर सकते हैं। हमारे पास डिटेक्टर्स हैं जो अरबों लाइट ईयर में फैली स्पेस की सबसे धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं। हम पहली ऐसी जनरेशन है जिनके पास जवाब ढूंढने का असली मौका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।